हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर का नाम है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। रेस्पिरेशन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हमने समझी हैं, जैसे कि अभी तक हमने समझा रेस्पिरेशन जो है उसका जो एक प्रोसेस हमने यहाँ पर समझा है। कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी जो स्लाइड है यहाँ पर वो देखेंगे प्रीवियस टॉपिक कौन कौन से हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो हम बात कर रहे थे पल्मोनरी वॉल्यूम्स के बारे में। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपकी, इसीलिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो पल्मोनरी पर ब्रेथ है एंड 6 लीटर टू 8 लीटर पर मिनट यहाँ पर दी गई है। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आता है IRV 2500 टू 3000 ml पर ब्रेथ है। ऐसे ही आप पर मिनट में इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। थर्ड आता है ERV में 1000 टू 1100 पर ml 1000 ml पर ब्रेथ जो है वो इसकी वैल्यू यहाँ पर होती है। एंड नेक्स्ट है रेजिडुअल वैल्यू जो 1100 टू 1200 ml पर ब्रेथ हमारे पास आती है। अब इसके बाद हमारे पास आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या होती है, जब यहाँ पर पल्मोनरी वॉल्यूम जो है, दो पल्मोनरी वॉल्यूम को ऐड करके हमारे पास आती है यहाँ पे पल्मोनरी कैपेसिटी। पहले हमारे पास जो कैपेसिटी है दैट इज FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसका नाम है यानी कि RVO प्लस ERV रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे FRC कहते हैं। यानी कि नॉर्मल वे में हमारे लंग्स में जो एयर रहती है वो कौन सी रहती है, RV रहती है और ERV रहती है। अगर हम एक्स्ट्रा एफर्ट से एक्सहेल करते हैं तो ERV निकलती है। तो दोनों का प्लस करके 2100 टू 2300 ml पर ब्रेथ हमने यहाँ पे बात की थी। पर ब्रेथ की बात नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि ये तो क्या है, इतना अमाउंट जो है वो हमारे कहाँ रहता है, लंग्स में रहता है। ये कैपेसिटी है। ठीक है, तो 2100 टू 2300 ml जो यहाँ पर एयर है वो हमारे लंग्स में रहती है, नॉर्मली रहती है। इनकेस हम एक्स्ट्रा एफर्ट से अगर सांस बाहर निकाल लें तो क्या निकलेगी, ERV निकलेगी। यानी कि ये अमाउंट निकलता है, ये अमाउंट हमेशा ही लंग्स में रहता है। दैट नेक्स्ट हमारे पास है IC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो है यहाँ पे TB एंड IRV। TB जो एक नॉर्मल जब आप रेस्पिरेशन करते हैं नॉर्मली, IRV ड्यूरिंग एक्सरसाइज और कुछ काम अगर आप कर रहे हैं तो उस दौरान जो आप यहाँ पे सांस लेते हैं वो IRV है। ठीक है, तो टोटल हमारे पास 3000 टू 3500 ml यहाँ पर इसका अमाउंट आएगा। चाहे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जिसमें हमने कहा TB एंड ERV यानी कि टाइडल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो हमारे पास आता है। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम जब आप नॉर्मली सांस ले रहे हैं, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब आप क्या करें, एक्स्ट्रा जो सांस ले रहे हैं सांस छोड़े सेम अमाउंट है, या आप जब सांस छोड़ते हैं, और ये जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ सांस छोड़ते हैं तो इसको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कहते हैं। 1500 टू 1600 ml इसकी क्या आती है, यहाँ पे कैपेसिटी आती है। अब हम टोटल लंग्स कैपेसिटी की बात कर रहे थे, तो टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी हमारे पास आई, हमने कहा रेजिडुअल वॉल्यूम यानी कि RV प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी कि XRV प्लस TB यानी कि टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये टोटल लंग्स कैपेसिटी है। अगर हम यहाँ पर देखें कि इनमें कौन कौन सी कैपेसिटी हमने देखी थी, RV प्लस ERV FRC है, ERV प्लस TB क्या है, EC है, एंड TB प्लस IRV क्या है, IC है। ये क्या है, कैपेसिटी के शॉर्ट फॉर्म है। अच्छा, एक और हमारे पास कैपेसिटी आती है दैट इज वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का मतलब होता है एक बार में आपके जो लंग्स है वो मैक्सिमम कितनी सांस को इनहेल कर ले सकते हैं या कितनी एयर को इनहेल कर सकते हैं, वो होगा ERV प्लस TB प्लस IRV यहाँ तक। ठीक है, अभी हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। इसको ध्यान से समझो। सबसे पहले ध्यान से ये समझना है, यहाँ पर ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हमें दिखा। ठीक है, ये जो हमारे पास पार्ट आता है ये हमारे फोर ब्रेन का पार्ट है। जिसमें सेरिब्रम और डायनसेफेलॉन की हमने बात की है। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है वो डायनसेफेलॉन का है, ये हमारा क्या है यहाँ पे, सेरिब्रम का ये वाला पोर्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यहाँ पे मिड ब्रेन। तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे मिड ब्रेन का पोर्शन है। ठीक है, मिड ब्रेन।
और अब हमारे पास आता है यहाँ पे हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन के हमारे पास 3 पार्ट आते हैं। ये हमारे पास आता है पोन्स, ये आता है मेड्यूला, ये आता है सेरिबेलम। तो ये सारा जो पार्ट है ये हमारे क्या है, हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये वाला पार्ट। ठीक है, ये तो हमने ब्रेन जब हमने टॉपिक पढ़ा है, जब जब भी आपने ब्रेन टॉपिक पढ़ा होगा तो इन पार्ट्स के बारे में आपने डिस्कस किया होगा। ठीक है, चलिए, तो हिंड ब्रेन के 3 पार्ट्स के बारे में हमने बात की है। अब हमने कहा जब भी हम रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन एक्चुअली में होता क्या, मैकेनिज्म क्या है रेस्पिरेशन का। मैकेनिज्म है कि यहाँ पर आपके जो मसल्स हैं, 2 मसल्स हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम जो है, उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, और तभी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनहेल और एक्सहेल कर सकते हैं। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो थोरैसिक कैविटी है उसका साइज बढ़ेगा, लंग्स का साइज बढ़ेगा, आप इनहेल करेंगे। रिलैक्सेशन होगा तो इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम अपनी एक्चुअल पोजीशन में वापस जाएंगे, जिससे थोरैसिक कैविटी का साइज कम होगा, लंग्स का साइज कम होगा और आप एक्सहेल करेंगे। ये तो एक मैकेनिज्म है जो हमने पढ़ा था, जो हमारे लिए नया नहीं है, काफ़ी बार इस बारे में हमने डिस्कस की है। हमने कहा ये तो हमें पता है, लेकिन क्या हमें पता है कि जो इंटरकॉस्टल मसल्स और डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है वो कैसे रेगुलेट होती है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट होते होंगे। कोई तो चीज़ होगी जो उन्हें कमांड दे रही होगी, ठीक है, जो उन्हें इंस्ट्रक्ट कर रही होगी। तो हमने कहा कि यहाँ पर हम देखते हैं न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन जो है वो न्यूरल कंट्रोल कैसे, उसमें हम देखते हैं। देखो, जो रेस्पिरेशन होता है वो न्यूरल कंट्रोल, यानी कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, और जो यहाँ पर कीमो कंट्रोल, जो केमिकल से रिलेटेड जो कंट्रोल है उसे हम कीमो कंट्रोल में पढ़ेंगे, जो कि हम अभी इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो थोड़ा सा न्यूरो कंट्रोल जो है उसको हम समझ लेते हैं, यानी कि हमारे जो न्यूरॉन्स है वो यहाँ पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन की प्रोसेस को। न्यूरो कंट्रोल नेचुरली हम देखते हैं जब नॉर्मली रेस्पिरेशन हो रही है, जैसे कि हमने क्या बोला था, टाइडल वॉल्यूम में जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम में रेस्पिरेशन हम कब करेंगे, जब हम नॉर्मल कंडीशन में होंगे, हम रिलैक्स्ड होंगे यहाँ पे, ठीक है, और यहीं पे न्यूरल कंट्रोल आता है। तो देखो इमेज को ध्यान से देखो, पहले मैं यहाँ पे लेबलिंग को समझा दे रही हूँ, फिर मैं साइड होकर के आपको एक्सप्लेन करूंगी, रिवाइज करूंगी। ठीक है, तो ये तो पार्ट्स के नाम है, बोन्स है, ये मेड्यूला, ये सेरिबेलम, ये तीनों पार्ट्स के नाम है, आपको यहाँ ध्यान देना है। ठीक है, सबसे पहले पोन्स में ध्यान देना है। पोन्स में हमने बात की थी यहाँ पे न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपन्यूस्टिक सेंटर के बारे में हमने बात की है। ठीक है, 2 सेंटर हमारे पास आते हैं। अच्छा, अब आओ मेडुला पे। मेडुला पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार हम बात करेंगे। आपने रेस्पिरेटरी राइम सेंटर के बारे में बात की है, जिसको शॉर्ट में हम आरआरसी कहेंगे। तो जब भी मैं आरआरसी अब बोलूँ तो इसका नाम, इसका मतलब क्या होगा, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होगा। इसकी सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में हमने बात कर ली थी। ठीक है, अब मैं साइड हो रही हूँ, आप ध्यान से देखो। सबसे पहले आरआरसी के बारे में बात होगी। आरआरसी जो होता है, रेस्पिरेटरी राइम सेंटर जो है, जो कि मेड्यूला में प्रेजेंट होता है। देखो ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जो हमारे मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं। बेसिकली आरआरसी क्या करता है, कमांड देगा, न्यूरॉन के थ्रू क्या करेगा, ये सिग्नल भेजेगा, और ये इंटरकॉस्टल मसल्स के और डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए और रिलैक्स होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, क्लियर है इतना। तो ये आरआरसी का एक काम होगा। लेकिन आरआरसी को भी कमांड मिलती है कि कब कॉन्ट्रैक्ट करना है, कब क्या होना है, रिलैक्स करना है। ठीक है, अब ऐसा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने के लिए कमांड तो देगा, लेकिन इसको कब कमांड करने, कब कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कमांड देनी है और कब रिलैक्स होने के लिए कमांड देनी है, उसको रेगुलेट करेंगे ये 2 सेंटर। दोनों ही सेंटर कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारे पोन्स में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले एपन्यूस्टिक सेंटर के बारे में हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ये है एपन्यूस्टिक सेंटर। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो आरआरसी को कमांड देता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये कमांड देगा इसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कि जब यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन होगा दोनों मसल्स में, इंटरकॉस्टल और डायफ्राम में, दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, थोरैसिक कैविटी जो है वो बढ़ेगी। थोरैसिक कैविटी बढ़ेगी तो लंग्स का साइज बढ़ेगा, और आप यहाँ पर क्या करेंगे, इनहेल करेंगे, तो आप सांस को अंदर ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है ये 2 सेकंड तक होती है। क्लियर है, ये जो प्रोसेस होगी, कौन सी प्रोसेस, जब हम इनहेल कर रहे हैं, ये प्रोसेस 2 सेकंड तक होती है, यहाँ तक 2 सेकंड तक होगी। अब आफ्टर 2 सेकंड, 2 सेकंड के बाद क्या होगा, जो यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये क्या करेगा,
ये आरआरसी को कमांड देगा कि वो अब कॉन्ट्रैक्ट करना बंद कर दे, कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो सिग्नल भेजे जा रहे हैं वो भेजना बंद कर दे। जैसे ही आरआरसी ने कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल भेजना बंद किया, वैसे ही हमारी दोनों मसल्स, कौन सी, आपके इंटरकॉस्टल और डायफ्राम जो है वो अब रिलैक्स होना शुरू हो जाती है। जब वो रिलैक्स होती है, देखो कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो कैसा होता है, ये तब है जब आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब जब आप रिलैक्स करेंगे, जब आपकी मसल रिलैक्स होती है तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। इट मीन्स जब रिलैक्सेशन होता है, जब दोनों मसल्स अपने एक्चुअल कंडीशन में आती हैं, तब यहाँ पे जो थोरेसिक, जो आपका थोरेसिक कैविटी होती है उसका साइज भी कम होगा, लंग्स का साइज कम होगा, लंग्स का साइज कम होगा तो एयर बाहर निकलेगी। एयर बाहर निकलने का मतलब होता है एक्सहेलेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक्सहेलेशन होगा। ये जो एक्सहेलेशन चलती है 3 सेकंड तक चलती है। अब यहाँ पर हमने दिखाया था 2 सेकंड तक इनहेलेशन, 3 सेकंड तक एक्सहेलेशन, 2 सेकंड तक इनहेलेशन, 3 सेकंड तक एक्सहेलेशन, ये प्रोसेस यहाँ पर चलती है। ठीक है, इस बारे में हमने बात कर ली थी। अच्छा, ये सारा जो सिनारियो है ये कब है, जब नॉर्मल कंडीशन में हम हैं, और इसीलिए हमने कहा कि हम 12 से 16 बार रेस्पिरेशन करते हैं पर मिनट। ठीक है, हर मिनट में हम 12 से 16 बार क्या करते हैं, यहाँ पे रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। लेकिन ये तब है जब नॉर्मल कंडीशन में है। क्या होगा, अगर हम कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, तो हमने क्या बोला था कि यहाँ पर क्या होगा, जो श्वसन दर है, जो रेस्पिरेटरी रेट है वो बढ़ेगा। उसके बारे में हमें बात करनी। उससे पहले आपने न्यूरल कंट्रोल के बारे में जो चीजें समझी हैं, क्लियर है यहाँ तक, ज्यादा कुछ नहीं है, बस न्यूमेटैक्सिक सेंटर है, एपनेस्टिक सेंटर है, आरआरसी यानी कि रेस्पिरेटरी डायन सेंटर है, बस यही चीजें समझनी। ठीक है, कौन यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन के लिए कमांड देगा, कौन रिलैक्सेशन के लिए देगा, कितना टाइम की ड्यूरेशन क्या है, यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। कह रहे डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे तो आपको चीजें याद रहेंगी यहाँ। ठीक है, तो रेगुलेशन की हम बात कर रहे हैं। ये हमने यहाँ पर देखा है कि जो रेगुलेशन है वो न्यूरॉन्स के थ्रू कैसे होता है। अब हम बात करेंगे केमिकल के थ्रू जो रेगुलेशन है वो कैसे होता है। रेगुलेशन की बात चल रही है और हम बात करेंगे यहाँ पर कीमो रिसेप्टर के बारे में। क्या होता है कीमो रिसेप्टर, देखो थोड़ा एक बार पीछे आ जाओ। जो यहाँ पर जो मेड्यूला होता है उसमें कुछ रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर का मतलब समझते हैं, जो सिग्नल को रिसीव करेंगे। ठीक है, और इनका नाम है यहाँ पे कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर, पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन में जो मेडुला है वहां पर कीमो रिसेप्टर पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, कीमो रिसेप्टर दो टाइप के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। ठीक है, सेंट्रल और पेरिफेरल होंगे। तो ये वाला जो कीमो रिसेप्टर है सेंट्रल टाइप का होगा। पेरिफेरल जो रिसेप्टर होते हैं वो साइड साइड होंगे, जहाँ पे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होगा वहाँ पे पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर होंगे। क्योंकि ये सेंटर का पार्ट है तो कीमो रिसेप्टर ये क्या है, सेंटर वाले कीमो रिसेप्टर हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, ये जो इससे पहले की हमने बात की है वो तब है जब हम नॉर्मली सांस ले रहे थे। कि अगर आप भाग रहे हैं, आप रनिंग कर रहे हैं, जब आप रनिंग कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं तो आप बहुत तेजी से हाँफने लगते हैं, आप बहुत तेजी से इनहेल और एक्सहेल करने लगते हैं। तो बेसिकली होगा क्या, आप कर क्या रहे हैं, आप मैक्सिमम जो ऑक्सीजन है उसको इनहेल करने की कोशिश कर रहे हैं और CO2 को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब भी आप कोई काम करते हैं तो सिचुएशन क्या होती है आपके पास, आपके पास जो सिचुएशन होती है वो ये है कि CO2 का अमाउंट हमारी सेल्स में ज़्यादा होगा। ठीक है, और इसके अगेंस्ट जो ऑक्सीजन का जो, यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं। हमने कहा कि जो CO2 का जो अमाउंट है वो ज़्यादा होगा और ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम होगा हमारी सेल्स में। अच्छा, अगर CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा तो क्या मैं कह सकती हूँ कि जो H+ आयन है उनका जो अमाउंट है वो भी ज़्यादा होगा। क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन को पढ़ रहे थे और जब हमने कहा था CO2 जो है वो कैसे ट्रांसफर होती है हमारी सेल से हमारे लंग्स में, तो हमने बोला था जो CO2 है, कुछ अमाउंट ऑफ CO2 कहाँ जाएगी, प्लाज्मा में जाएगी।
कितना अराउंड 7% हमने बोला था। कुछ अमाउंट ऑफ CO2 जो है 20 to 25% जो है वो कहाँ जाती है, हीमोग्लोबिन पे अटैच हो जाती है। रही 70% जो CO2 है वो क्या करेगी, यहाँ पे ब्लड में जो H2O है उसके साथ कंबाइंड होकर के क्या बनाएगी, H2CO3 बनाएगी। H2CO3 टूटेगा जो H प्लस आयन प्लस HCO3 में टूटेगा। ये रिएक्शन हमने की थी, है ना। अब हमने बोला जितनी ज़्यादा CO2 होगा उतना ज़्यादा H प्लस आयन यहाँ पर होगा, ऐसी बात है यहाँ पे, ठीक है। और जितनी ज़्यादा CO2 है मतलब कि ऑक्सीजन यहाँ पे कम होगी। अब यहाँ पर ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं ये एज अ केमिकल ही तो होंगे, ये दोनों स्पेसिफिकली, ये दोनों CO2 एंड H प्लस आयन जो होते हैं वो इसके लिए केमिकल ही होंगे। तो क्या होता है कि ये सेंसिटिव होते हैं फॉर CO2 एंड H प्लस आयन को, और ये कीमो रिसेप्टर जो कहाँ है, आपके मेडुला में प्रेजेंट है। अब ये केमिकल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अच्छा ये चीज़ें हैं कहाँ, ये जो सारा आप देख रहे हैं ये है कहाँ, आपने कहा CO2 का अमाउंट बढ़ेगा तो कहाँ बढ़ेगा, सेल में बढ़ेगा। H प्लस आयन जो है वो कहाँ बढ़ेगा, सेल में बढ़ेगा। ये तो प्लाज्मा में बढ़ेगा, ठीक है। जब यहाँ पर क्या होगा, ये जब ब्लड में जाएगा तब होगा। CO2 पहले सेल में थी, सेल से कहाँ आई है, हमारे ब्लड में आई है। तो ब्लड में आई तो हमने यही बोला कि कुछ अमाउंट प्लाज्मा में है, कुछ RBC में है, और कुछ अच्छा ये प्लाज्मा में है, ये प्लाज्मा में है। ये हमने कहा कि ये कहाँ है, हमारे RBC में है। ये इतना जो अमाउंट है RBC में है। ये जो बन रहे हैं अब ये भी RBC में ही बन रहे हैं, H प्लस आयन जो है। तो एक्चुअली में हमने कहा ये पूरी CO2 जो है हमारे ब्लड में है, ब्लड और ब्लड सेल्स मिलके क्या क्या बनाती हैं, ब्लड को बनाती हैं, ठीक है। अब ये जो पूरा CO2 है हमारे ब्लड में, हमारे ब्लड में जो CO2 की कंसंट्रेशन है वो कैसी है, हाई है। हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा। अब क्या होगा, जब हम तेजी से सांस लेते रहते हैं, जब हम कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं या कुछ ना कुछ काम ऐसा कर रहे हैं जिससे हमारी सांसें जो हैं वो तेजी से चल रही हैं, इस कंडीशन में क्या होगा, जब ब्लड सर्कुलेट हो रहा होगा तो ब्लड सर्कुलेट होकर के हमारे ब्रेन तक भी पहुंचेगा। जब ब्लड हमारे ब्रेन तक पहुंचेगा और मेडुला वाले पोर्शन में आएगा, इस कंडीशन में जब ब्लड यहाँ पर मेडुला के कांटेक्ट में आता है तो ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं इस पे CO2 और H प्लस जो आयन है वो क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। ये ऐसे अटैच हो जाते हैं, ठीक, क्योंकि हमने कीमो रिसेप्टर इसीलिए बोले क्योंकि केमिकल्स को रिसीव करते हैं ये। अब ये कब होगा, जब हमारे ब्लड में CO2 एंड H प्लस आयन जो है उनका कंसंट्रेशन हाई होता है। इस केस में कीमो रिसेप्टर जो है अब वो RRC को क्या देंगे, यहाँ पे कमांड देंगे, या RRC को यहाँ पे सिग्नल देते हैं। वो सिग्नल देते हैं कि यहाँ पर क्या है, जो CO2 है, H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। अब CO2 H प्लस आयन को रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करना पड़ेगा। ऐसा ही होता है, तो बहुत तेजी से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कौन करेगा, RRC ही तो करेगा। आपने कहा RRC रिस्पॉन्सिबल है फॉर कॉन्ट्रैक्शन फॉर रिलैक्सेशन। तो अब यहाँ पर जो आपके रेस्पिरेटरी रेट है वो 12 से 16 ना होकर के बढ़ जाएगी। यहाँ पर क्यों बढ़ेगी, क्योंकि कीमो रिसेप्टर ने यहाँ पे सिग्नल दिया है किसको, RRC को। अच्छा ये जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं वो सिर्फ मेडुला में नहीं होते हैं, आपके जो हार्ट होता है हार्ट में भी होते हैं, ठीक है। जैसे आपके एओर्टा में होते हैं, यहाँ पे क्लियर है, आपकी आर्टरीज में होते हैं, सेम चीजें वहां पर भी होती हैं। अगर यहाँ की बात करें, ये रेस कर दूं, देखो अब हमारा हार्ट है ये चलो ठीक है, ये हमारे एओर्टा है, तो यहाँ से क्या बनेंगे, आर्टरीज बनेंगी ऐसे। यहाँ पर भी कुछ क्या लगे होते हैं, कीमो रिसेप्टर लगे होते हैं। सेम चीज वही होगी कि जब ब्लड आएगा और जब ब्लड यहाँ से होकर के गुजरेगा तो इसमें भी देखा जाएगा कि CO2 और H प्लस आयन का जो कंसंट्रेशन है वो हाई है। सेम चीज ये जो कीमो रिसेप्टर हैं ये सिग्नल भेजेंगे किसको, यहाँ पर RRC को सिग्नल भेजेंगे, और RRC यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी रेट है वो यहाँ पे इंक्रीज कर देता है। तो इसीलिए हमने कहा जब हम रिलैक्स होते हैं तो हम नॉर्मली सांस लेते हैं, क्योंकि कीमो रिसेप्टर पे कोई भी जो केमिकल्स है वो नहीं लगे हैं, CO2 H प्लस आयन नहीं लगे हैं। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर हैवी एक्सरसाइज करते हैं और
उसकी वजह से CO2H+ आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है। तो वैसे ही क्या होता है, RRC को कमांड भेजी जाती है या सिग्नल भेजा जाता है। RRC क्या करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को यहाँ से बढ़ा देगा। ठीक है, अब देखो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर कर चुके हैं। हमारे पास एक और जो टॉपिक है वो रह जाता है, दैट इज रेस्पिरेटरी डिजीज। इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, और इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है, तो इसको हम कंप्लीट यहाँ पर कर लेंगे। एक बार आप लोग देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा रेस्पिरेटरी डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो सारी रेस्पिरेटरी डिजीज अभी इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएंगी। आपको करना है क्या, कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और कुछ आप होमवर्क में करके लेकर के आएंगे। आपको सिर्फ देखना है कौन कौन से डिजीज होती हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन होगा, आपको बस ये देखना है, क्योंकि आप पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं, सारे रेस्पिरेटरी पार्ट्स आप पढ़ चुके हैं, यहाँ पर किसका क्या फंक्शन है वो हम बात कर चुके हैं। आपको बस ये देखना है कि ये जो डिजीज़ है पर्टिकुलरली किसी डिजीज़ का नाम है, ये डिजीज़ क्यों होती है और किस पर्टिकुलर ऑर्गन को यहाँ पे अफेक्ट करती है, वो हमें देखना है। तो जब हम पूरी चीज़ें पढ़ लेते हैं तो हमें बस क्या करना है, ये देखना है कि कौन सा ऑर्गन यहाँ पे हार्म होता है किस डिजीज़ से। देखो हम बात करेंगे यहाँ पर दो डिजीज़ के बारे में अभी, अस्थमा और एम्फेज़मा के बारे में, जो कि बहुत कॉमन रेस्पिरेटरी डिजीज़ आती है। अस्थमा के बारे में आपने सुना होगा या आपने अपने गांव घरों में कोई जो जैसे कि जो ओल्ड एज वाले लोग होते हैं उनको देखा होगा, अस्थमा उन्हें होता है। अस्थमा वाले जो लोग होते हैं, जो अस्थमा से पीड़ित होते हैं, वो इनहेल और एक्सेल करने में काफ़ी एफर्ट्स लगाते हैं, और वो यहाँ पे क्या करते हैं, उनका जो रेस्पिरेटरी रेट होगा वो हाई होता है एक हेल्दी पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में। तो बेसिकली वो बहुत तेज़ी से सांस लेते हैं और पता चलता है कि वो सांस लेने में या सांस छोड़ने में उन्हें प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा क्यों होता है यहाँ पर, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ जो हाइपर सेंसिटिव जिनका नर्वस सिस्टम होता है, या जो हाइपर सेंसिटिव जिसका इम्यून सिस्टम होता है, ठीक है, इम्यून सिस्टम की बात करेंगे यहाँ पे क्योंकि इम्यूनिटी से रिलेटेड है। तो जिनका इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव होता है उनमें भी देखा जाता है अस्थमा की जो प्रॉब्लम होती है। एक सबसे पहले हम बात करेंगे कि होता क्या है। देखो अब ये हमारी बॉडी है, ठीक है, ये ठीक है, ये हमारी बॉडी है, ये हमारे यहाँ पे सेल्स आ जाती हैं ऐसे करके, फॉर एग्जाम्पल। अब कोई जो पैथोजन है, ये कोई पैथोजन है, चलो पैथोजन को डिफरेंट कलर में दिखाते हैं, ये कोई पैथोजन है और ये पैथोजन यहाँ आ गया है, ये पैथोजन यहाँ आ गया है। यहीं पे कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं, कुछ स्पेशल सेल्स यहाँ पर होंगी, इनका नाम है मास्ट सेल। आपको याद आ रहा होगा जब हमने यहाँ पे इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहाँ पर हमने चीज़ें डिस्कस की थी। ये मास्ट सेल है, ठीक है। अब देखो जब भी कोई पैथोजन आता है, ये इसको क्या कह रहे हैं, पैथोजन। पैथोजन का मतलब समझते हैं, रोगजनक इसे हम कहते हैं, क्या कहेंगे, रोगजनक, जो रोगों को करता है। अब जैसे ही यहाँ पर ये जो मास्ट सेल है, अब ये पैथोजन क्या करता है, इन मास्ट सेल पे अटैच हो जाता है ऐसे। जैसे ही कोई पैथोजन मास्ट सेल पे अटैच हो जाता है, मास्ट सेल रिलीज करती है, विजिबल है, मास्ट सेल रिलीज करती है हिस्टामिन। विजिबल है हिस्टामिन, चलो मैं फिर से लिखती हूँ, सेल को थोड़ा सा बड़ा करना। हिस्टामिन को रिलीज करेगा कौन, मास्ट सेल। फिर जब हिस्टामिन रिलीज होता है तो इसके दो फंक्शन होते हैं, वैसोडाइलेटर या वैसोडाइलेशन ही करेगा, और जो यहाँ पे ब्रोंको कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्शन ही करेगा, ठीक है, दो चीजें होती हैं। अच्छा पहले यहाँ तक की बात समझो, ठीक है। अच्छा मास्ट सेल तो पता है, जब भी हमने इम्यून सिस्टम पढ़ा है, इम्यून सिस्टम में इम्यून सेल्स हमने पढ़ी हैं, तो हमने मास्ट सेल के यहाँ पे बात की है। यस, कुछ नहीं हुआ है, बस पैथोजन आया है, मास्ट सेल पे अटैच होता है, एज अ रिस्पॉन्स मास्ट सेल हिस्टामिन को रिलीज कर लेती है। इतनी बात क्लियर है। मैंने दो चीजें बोली हैं यहाँ पर, हिस्टामिन क्या करेगा,
ये है वैसो डायलेटर यहाँ पर होगा, और दूसरा होगा ब्रोंको कंट्रैक्शन है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन नहीं करनी, ठीक है, क्लियर है। इतनी बातें क्लियर है, चलो एक बार नोट कर लो, ठीक है। चलो अब यहाँ पे दो चीजें होती है, हमने बोला है हिस्टामिन रिलीज हो गया, हिस्टामिन क्या करेगा यहाँ पे वैसो डायलेटर का काम करेगा, यानी कि वैसो डायलेशन करेगा, डायलेटर, ठीक है, वैसो डायलेशन करेगा। वैसो डायलेशन का मतलब क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स होती है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड मान लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी ब्लड वेसल्स है, वैसो डायलेशन क्या करेगा, जो ब्लड वेसल्स है उन्हें चौड़ा कर देती है, ऐसे ये ऐसे इतना चौड़ा कर दिया। तो पहले जो नॉर्मल हमारे ब्लड वेसल्स थी वो इतनी है, और इसने क्या कर दिया, वैसो डायलेशन कर दिया है। वैसो डायलेशन जब होता है तो इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वैसो डायलेशन से इम्पैक्ट पड़ेगा कि जो यहाँ पर WBC है, ब्लड वेसल्स में जो ब्लड है और ब्लड में जो WBC है, WBC यहाँ पे रिलीज होता है, और जैसे ही WBC यहाँ पे रिलीज होगा, ये WBC यहाँ पर इन पैथोजन को क्या करेगा, इंगल्फ कर लेगा, खा जाएगा, क्योंकि WBC के अंदर बहुत सारे हमने कहा क्या होते हैं, इम्यून सेल्स होती हैं। बात करी हमने मैक्रोफेजेस के बारे में, बात करी है न्यूट्रोफिल्स के बारे में हमने बात करी है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने कहा ये जो मैक्रोफेजेस यहाँ पर होते हैं ये क्या करेंगे, इसको खा जाएंगे, ये नॉर्मल इन्फेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, वैसो डायलेटर है, वैसो डायलेटर क्या करेगा, वैसो डायलेशन करेगा। यहाँ पर वैसो डायलेशन का मतलब होता है ब्लड वेसल्स का चौड़ा होना, क्या कहलाएगा, वैसो डायलेशन कहलाएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी चीज क्या होगी यहाँ पर, यहाँ पे तो हो गया, ठीक है, ब्लड वेसल्स जब यहाँ पे चौड़ी होंगी तो WBC रिलीज होगा, WBC इसे इंगल्फ कर जाएगा, और यहाँ पे इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगी, सूजा हुआ, जैसे कहीं पर हमें चोट लगती है तो आप देखते हैं कि वहां पर सूज जाता है, इट मीन्स कि कोई पैथोजन अंदर इंसर्ट हुआ होगा और WBC वहाँ पे रिलीज हुई होंगी, तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी कि सूज जाता है, ठीक है। ब्रोंको कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, जो ब्रोंकाई होती है, ब्रोंकाई जो हमारे क्या है, विंड पाइप है, वो क्या हो जाते हैं, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है, वो क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। इससे क्या होता है कि यहाँ पर जो पैथोजन है वो वहां से रिलीज हो जाए, ठीक है। तो इसलिए दो चीजें होती हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है। अब होता क्या है कि अगर किसी का इम्यून सिस्टम हाइपर सेंसिटिव है, और अगर कोई पैथोजन के बजाय कोई कोई भी डस्ट पार्टिकल हो सकता है, या वो पॉलन ग्रेन हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ये क्या होता है, जब ये पार्टिकल अंदर जाते हैं और ये हिस्टामिन पे अटैच हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, इन्हें एज अ पैथोजन डिटेक्ट किया जाता है, और ये सारी नॉर्मल चीजें होंगी कि जो मास्टर सेल है वो हिस्टामिन को रिलीज करेगी, वैसोडाइलेशन यहाँ पे होगा, और ब्रोंको कंस्ट्रक्शन, ब्रोंको कंस्ट्रक्शन यहाँ पर होगा, यानी कि ब्रोंका यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। अगर यहाँ पे ब्रोंकाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी तो आपने कहा कि जैसे फॉर एग्जांपल जो यहाँ पे विंड पाइप है वो ऐसा है, फॉर एग्जांपल ऐसे मानो, अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गई है तो जो विंड पाइप है वो इतना रह गया है, तो अब आपको इनहेल और एक्सहेल करने में प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी, होगी प्रॉब्लम यहाँ पर। तो इस केस में क्या होता है कि जो अस्थमा है वो प्रॉब्लम कॉज हो जाती है। तो आपने देखा होगा कि जो अस्थमा के रोगी होते हैं वो उन्हें ज़्यादा धूल में जाने से मना किया जाता है। जैसे जब यहाँ पर क्या होता है, जैसे पॉलन ग्रेन है तो पॉलन ग्रेन के कांटेक्ट में जाने से रोका जाता है, स्मोक ना करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि अगर कोई भी पार्टिकल बॉडी के अंदर जाएगा तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्स दे देगा, जब रिस्पॉन्स देता है तो आपने कहा कि यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रोंकाई में कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो पहली चीज है यहाँ पे क्या, अस्थमा। दूसरा होता है एम्फिज्मा, उसको आप एक बार घर से पढ़ के लेकर के आएंगे, और भी जो यहाँ पर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, रेस्पिरेटरी डिजीज है, उसे आप लोग घर से पढ़ के लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे, अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।